अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, अब हम एक जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड के अंदर हम ये कह रहे हैं कि एक सैटेलाइट जो दुनिया की सरफेस से लॉन्च हो गई, अब वो अपनी एक खास ऑर्बिट में घूमती रहेगी और वो कंटिन्यूसली खुद से घूमेगी। उसके लिए आपको कंटिन्यूसली इंजन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर घूमता है तो उसके अंदर क्या चीज़ डेवलप हो जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हो जाती है। और उसका फॉर्मूला था एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय आर। इस केस में जो मास है वो है उसकी सैटेलाइट वेलोसिटी, सैटेलाइट की, और रेडियस यानी ऊपर से लेके सेंटर, अर्थ के सेंटर के अंदर सेंटर तक का डिस्टेंस याद रखिएगा। एक है रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी आप और मैं ज़मीन की सरफेस पे खड़े हुए, हमारे जो सरफेस है वहां से लेके सेंटर ऑफ द अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस। मगर इस केस में ये वो वाला रेडियस नहीं, इस केस में ये वाला रेडियस है कि सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास डिस्टेंस कहलाएगा, जो कि आर के बराबर होगा। एक तो ये वाली फोर्स आ गई। दूसरी कौन सी फोर्स है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके अंदर आपको ये कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट की तरफ हमेशा फोर्स होगी, वो किसके बराबर होगी? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपके पास जरा देखिएगा, ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये दोनों फोर्स हैं, इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। जब हमने इन दोनों फोर्सेस को आपस में कंपेयर किया तो हमने कहा सैटेलाइट से सैटेलाइट खत्म हो जाएगा और हमारे पास रेडियस से आर, आर से आर एक खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे वी बचेगा, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ सेंटर यानी मास ऑफ अर्थ डिवाइडिंग बाय आर का स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय सिंपल आर। अब यहाँ से वी स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म होगा तो अंडर रूट लग जाएगा, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4.1 से मिला दी। कुछ कांस्टेंट है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू फिक्स होती है, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी फिक्स होती है। यहाँ तक आपने कर लिया और ये आपके पास इन जर्नल एक फॉर्मूला बन गया। अब जरा देखिएगा, अब मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ। अब टाइम पीरियड के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई v इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडिंग बाई टी के बराबर होता है, यानी v इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडिंग बाई टी के बराबर। कैसे? अब जरा देखिएगा, आपके पास सरकमफियरेंस की अगर हम बात करें, दुनिया के सरफेस का जो सरकमफियरेंस है वो किसके बराबर है? कंप्लीट सर्कल है तो 2 पाई आर के बराबर है। और वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम। तो 2 पाई इज अ कांस्टेंट, आर इज रेडियस, यानी ये डिस्टेंस के बराबर है। तो जब डिस्टेंस को मैं डिवाइड करूंगा टाइम से तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। इसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है v इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडिंग बाय टी के बराबर। अब इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें किसके अंदर? ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर, यानी v, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? वी स्क्वायर, यानी यहाँ पे आपके पास आ रहा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यानी इस वी स्क्वायर की जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर डिवाइडिंग बाई टी, तो इसका स्क्वायर हो गया और ये किसके बराबर है? जी मास ऑफ सेंटर डिवाइडिंग बाई आर के बराबर। इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया और यहाँ से मैंने टी की वैल्यू निकाली, क्योंकि अब मैं इंटरेस्टेड हूँ टाइम पीरियड के अंदर। वो सैटेलाइट एक पूरा चक्कर दुनिया के गिर्द कितने टाइम में लगाएगी, उसके लिए जो फॉर्मूला बना हमारे पास वो बना 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम सेंट्रल, और ये इक्वेशन नंबर 4.13 है। अब एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक सवाल यहाँ पे मौजूद है, वो ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट एंड एल्टीट्यूड कितना? 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उसकी स्पीड आपको निकाल के देनी है। जरा देखिएगा, अबव द सरफेस यानी दुनिया की सरफेस से लेके ऊपर तक कितना? 400 किलोमीटर, बट दुनिया की सरफेस से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक का डिस्टेंस नोन है और फिक्स है, वो आपको कैलकुलेट करना है। वो किसके बराबर होता है भाई साहब? वो बराबर होता है 6.38 10 टू द पावर 6। याद रखिएगा, ये आपके पास सिंपल 6 नहीं है, इट्स 10 टू द पावर 6। ये है 6.38 10 टू द पावर 6, ये 6 है मेरा, ओके, ये 6.38 10 टू द पावर 6, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस 400 किलोमीटर। इस किलोमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास इसके बराबर आया। अब मैंने वेलोसिटी निकालनी है तो जी एम सेंट्रल डिवाइडेड बाय आर, इन सब की जगह पे इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7672 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो सैटेलाइट मूव करेगी। अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है रुकावट। सादे अल्फाज के अंदर एक ऑब्जेक्ट जब गोल घूमता है तो उसको ना, उसके अंदर एक्सीलरेशन ना डेवलप हो, उसको रोका जाए, यानी इनर्शिया जैसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया लॉ भी कहते हैं। उसके अंदर क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करे अपने चेंज को, यानी जहाँ पे वो है वो वैसा ही रहे, तो इसी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो गोल घूमते वक्त जो उसको रेजिस्टेंस मिलती है हम उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
एग्जाम्पल के तौर पे इसका जो सिंपल है आपके पास है I इज इक्वल टू सम ऑफ m मास ऑफ एवरी पार्टिकल इन दैट स्फीयर और r स्क्वायर, यानी उस पार्टिकल से लेके सेंटर एक्सिस सेंटर एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं r। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो आपके पास इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास एक बहुत बड़ा बलून है और एक छोटा बलून है, एक बड़ी चीज़ और एक छोटी चीज़, छोटी चीज़ को घुमाना बड़ा आसान है, मगर एक बहुत बड़ी चीज़ है तो जितनी फोर्स से आप जितने इजीली आप छोटी चीज़ को घुमा लेते हैं, इतनी ही फोर्स पे क्या आप बड़ी चीज़ को घुमा सकते हैं? नहीं। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, उसकी डायमेंशन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे डायमेंशन आपको बता दी, ये देखिए मास और डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये मास और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर। टी ना लिखिएगा, टी जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। अब जरा देखिएगा, अब हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। ऑब्जेक्ट कितना खुद डेंस हुआ यानी कितना भारी हुआ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही बढ़ जाएगा। और एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लें आपके पास दो बॉल है जो कि m मास के हैं, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हाफ ऑफ l है और ये भी हाफ ऑफ l है। एज पर दिस फॉर्मूला हमने ये कहा सम करिएगा मास को और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से, तो ये मास m और डिस्टेंस कितना था? हाफ ऑफ l का स्क्वायर, मास m हाफ ऑफ l का स्क्वायर। जब इस पूरी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो मैंने यहाँ पे वर्किंग करके रखी है, ये बन जाएगा हाफ ml स्क्वायर के बराबर। अब ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास हाफ ml स्क्वायर के बराबर आ गया। अब हमने ये कहा कि व्हाट इफ हमारे पास अगर ये कंडीशन हो कि हम इस केस के अंदर ये वाला जो ऑब्जेक्ट था यानी ये वाला सेंटर एक्सिस था, इसके रिस्पेक्ट से ये दोनों बॉल घूम रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब ये सेंटर एक्सिस इस बॉल के अंदर से पास हो रहा है, इसका मतलब ये बॉल तो घूम नहीं सकता। इस सेंटर एक्सिस के रिस्पेक्ट से कौन सा बॉल घूमेगा? ये वाला बॉल घूमेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो L के बराबर है। तो इस केस में जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो पहले वाला मास तो मौजूद है मगर उसका कोई डिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो ये तो जीरो आ गया। दूसरे वाले के अंदर मास मौजूद है और उसका डिस्टेंस भी मौजूद है, और इस केस में उसका डिस्टेंस है हमारे पास सिंपल L स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर आ गया। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये था हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग उसके अपने फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर यानी अंदर से फिल्ड है, उसका फॉर्मूला है हाफ mr स्क्वायर। अगर आपके पास हॉलो सिलेंडर है तो उसका फॉर्मूला है हाफ m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। रेडियस ऑफ इनर सर्कल एंड रेडियस ऑफ आउटर सर्कल के बराबर है आपके पास ये a और b। वैसे ही अगर आपके पास स्फीयर है, कंप्लीट फिल्ड स्फीयर है जिसको हम सॉलिड स्फीयर कहते हैं, तो वो उसका फॉर्मूला है L इज इक्वल टू 2 डिवाइडिंग बाय 5 mr स्क्वायर। देखिए मास और रेडियस का तो स्क्वायर आएगा ही आएगा, और इन सब की यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी किए में बहुत सिंपल है। मास आपको बता दिया और डिस्टेंस आपको बता दिया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम, अब हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। याद रखिएगा, एक है लीनियर मोमेंटम, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है तो वो उसका मोमेंटम बराबर है मास इनटू वेलोसिटी के। मगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर जाएगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा किसके बराबर? मास इनटू वेलोसिटी। बट वो सर्कुलर के अंदर है तो उसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, जिसके लिए, और ये याद रखिएगा, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम इज रिमेन कंजर्व, यानी जितना पहले मोमेंटम था बाद में भी उतना ही मोमेंटम आपके पास रहेगा। अब इस एग्जाम्पल के तौर पे इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास इसके बराबर है, L के बराबर है एंगुलर मोमेंटम का। L इज इक्वल टू R यानी रेडियस और P यानी लीनियर मोमेंटम। P का अपना फॉर्मूला होता है किसके बराबर? मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया P यानी आर पी साइन थीटा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते थे। अब आर पी साइन थीटा और P की जगह पे हमने क्या लिख दिया? एम वी, तो ये एम वी आर साइन थीटा हो गया। व्हाट इफ अगर हमारे पास रेडियस की एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एम वी आर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकल के आया। देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने होंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे हमने लीनियर मोमेंटम को कंजर्व किया था m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 m1 v2 से, जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन थी। वैसे ही हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब अगर आपके पास टॉर्क नहीं है, टर्निंग इफेक्ट नहीं है, तो कोई भी चीज़ एंगुलर मोमेंटम उसका फिक्स रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। कब? जब उसका टॉर्क जीरो होगा। राइट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने ये कहा कि एक बास्केटबॉल स्पिनिंग ऑन अ फिंगर ऑफ एन एथलीट हैज अ वेलोसिटी ऑफ दिस।
बास्केटबॉल अब अपनी उंगली में घुमा रहे हैं, उसकी जो रफ्तार है वो है 120 रेडियन पर सेकंड के बराबर। अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर दैट इज हॉलो, ये याद रखिए सॉलिड स्फीयर नहीं है, हॉलो स्फीयर है। वेर एम इज इक्वल टू मास एंड आर इज इक्वल टू रेडियस, और उसका जो वेट है वो इतना है और उसका रेडियस इतने के बराबर है। एंगुलर वेलोसिटी मुझे पता चल गई, मास, रेडियस और एल मुझे निकालना है। एल का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब चूंकि मेरे पास जो स्फीयर है ना वो बास्केटबॉल है, यानी वो सॉलिड नहीं है, वो अंदर से हॉलो होगा, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2/3 mr²। 2/3 कांस्टेंट है, मास ऑफ द बॉल, आर ऑफ द बॉल, इनको डिवाइड किया तो मेरे पास आई, इनको डिवाइड किया तो मेरे पास आई का आंसर आया। अब इस आई के आंसर को मैं किसके अंदर पुट करूंगा, एल के आंसर के अंदर। एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई का आंसर है मेरे पास 5.7, तो ये 5.7, और ओमेगा, ओमेगा मेरे पास जो वेलोसिटी गिवन थी सवाल के अंदर वो कितनी थी, 120। तो इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एल यानी एंगुलर मोमेंटम का आंसर आ जाएगा 0.6912। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की जिसका नाम है टॉर्क। टॉर्क इज डिफाइंड एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो फोर्स चाहिए और दूसरा मोमेंट आर्म चाहिए। जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा आपके लिए किसी भी चीज़ को खोलना बंद करना उतना आसान हो जाएगा। इसका जो सिंबल है वो है टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आर यानी मोमेंट आर्म इंटू फोर्स। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगेगा। सादे अल्फाज में अगर आपको एक नट खोलना है और आपके पास एक बड़ा स्पैनर है पाना, उसकी मदद से आप इजीली खोल लेते हो, और एक छोटा स्पैनर है उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी लगती है टॉर्क अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मोमेंट आर्म इस केस के अंदर छोटा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक बाइसेप मसल्स एक्सर्ट अ वर्टिकल फोर्स ऑन द लोअर आर्म बैंड इन द शो इन द गिवन फिगर, राइट। और इसके अंदर आपके पास कितना सेंटीमीटर गिवन है भाई साहब, 5 सेंटीमीटर अटैच है। यहाँ पे आपको फोर्स बता दी 700 न्यूटन की, और डिस्टेंस आपको बता दिया सेंटीमीटर के अंदर 5 सेंटीमीटर। आपको टॉर्क निकालना है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म आर और फोर्स, इन दोनों का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 700 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये एंगल, अगर हमारे पास कोई ना कोई एंगल बन रहा है सवाल के अंदर, यहाँ पे आपको बहुत ब्लर सा एंगल है मगर ये 60 डिग्री का एंगल है। इस एंगल को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसी आंसर को जब आप sin 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 35 आया था जब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90, sin 91 के बराबर है। यहाँ पे हमें एंगल लिखने की जरूरत नहीं थी, मगर अगर हमारे पास एंगल 60 डिग्री का हुआ, इस केस के अंदर देख सकते हैं ये एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का है, मगर इस केस में एंगल 90 डिग्री का नहीं है, एंगल 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे हमें sin 60 लिखना पड़ेगा। और इसके लिए जो टर्निंग इफेक्ट लगेगा वो 30 का है, और जब एंगल 90 डिग्री का था तो जो टॉर्क निकल के आया वो हमारे पास 35 के बराबर निकल के आया, राइट। अब इसकी कुछ डेरिवेशंस है, ये आप खुद से देखिएगा, आपको समझ आएगा। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट मैप है कि काइनेटिक एंगुलर मोशन के अंदर क्या आता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के अंदर होती है, एंगुलर मोमेंटम के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ा हुआ है, टॉर्क का मतलब है फोर्स, और इसके साथ पूरा जो भी अभी हमने इस लेक्चर के अंदर किया है इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट मैप मौजूद है। इसको आप देख लीजिएगा, चैप्टर की समरी पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद हम बात करेंगे नए चैप्टर की जो कि होगा यूनिट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।